So now the next chapter that we are going to start right now is contemporary management thinkers. So yeah, let's start the chapter. सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आता है, बहुत ध्यान से समझना, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नेक्स्ट आगे एक और चैप्टर आएगा जिसमें यही सेम कॉन्सेप्ट इसी इतना ही डिटेल में है। तो सेम चीज़ दो बार आ रही है तो ऑब्वियसली इसको अच्छे से समझ लेंगे। ओके, तो देखो मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ चीज़ों को। मैं सीधा डेफिनेशन पे नहीं आ रहा हूँ, पहले मैं इसका आपको प्रोसेस समझाऊंगा कि आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि ये कैसे एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कैसे होता है, ताकि इसके बाद आप फिर समझ पाओगे कि इसका डेफिनेशन फीचर्स उसके ही थ्रू निकल के आते हैं। तो पहले हम प्रोसेस पे चलते हैं, देन वी विल प्रोसीड आगे। प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है। देखो, अगर आपको याद हो कोई भी मैनेजमेंट का हम चीज़ पढ़ते हैं उसमें हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की हम पढ़ते हैं, राइट? कि एक मिनट, मेरा माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। एनी हाउ, ओके। सो हम कोई भी मैनेजमेंट का टॉपिक समझते हैं उसमें एक चीज़ ध्यान रखो, एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की रहती है। हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एक सुपीरियर होता है एंड देन देयर इज़ अ सबऑर्डिनेट। बेसिकली यूजुअली अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस से देखो तो यही होगा कि सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट को बताता है, ऑर्डर देता है कि तुझे ये काम करना है, एंड देन सबऑर्डिनेट वो काम करके उसको दे देता है। बट एमबीओ थोड़ा सा इसी चीज़ को करने के लिए अलग अप्रोच को लेता है। अच्छा, बाय द वे, ये एमबीओ जो प्रिंसिपल है, ये थ्योरी है एक तरह से, ये पीटर ड्रकर नाम के एक एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट थिंकर है, उसने दी है। हम इस चैप्टर में यही यूजुअली पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग मैनेजमेंट थिंकर्स ने क्या एक थ्योरीज अपनी दी हैं, हम उसी को डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ओके, देखो, जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स देता है एंड फिर सबऑर्डिनेट जो है वो वर्क काम को पूरा करके वो सुपीरियर को ला के दे देता है। अब एक चीज़ समझो, एमबीओ ये बोलता है कि जब इन दो ये दो लोग हैं, ये मिल के बैठे, जब इन्हें काम करना है पहले मिल के बैठें, फिर डिसाइड करें कि ओके दिस इज़ आर गोल, मुझे ये चीज़ अचीव करना है, ये हमारा टारगेट है, मिल के करना है। दोनों मिल के बैठें, मिल के गोल डिसाइड करें, मिल के ये डिसाइड करें कि ओके ये हमारा ऐसे ऐसे हमें करना चाहिए, और ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जब काम असाइन हो जाएगा, दोनों अपने काम को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। बेसिकली द पॉइंट इज़ कि सिर्फ ऑर्डर नहीं देना सुपीरियर ने, उसके साथ बैठ के जॉइंटली गोल्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करनी है वो डिटरमाइन करनी है। समझो इस चीज़ को। गोल सेटिंग, प्रोसेस ऑफ एमबीओ समझा रहा हूँ, इसमें सबसे पहला जो आता है स्टेप दैट इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के स्टेज में सबसे पहले आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का क्या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उसको डिफाइन करते हो कि ओके दिस इज, उसको रिकग्नाइज किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑलरेडी डिटरमाइंड होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बता के रखते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है। आपने उसको बस ध्यान में रखना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल। उसके बाद डिपार्टमेंट्स के गोल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि ठीक है ऑर्गेनाइजेशन के गोल हो गए, अब डिपार्टमेंट्स के अलग अलग क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिविजुअल टारगेट्स कि अब उस डिपार्टमेंट में जो अलग अलग लोग हैं वो क्या क्या काम करेंगे, उनके क्या टारगेट्स रहेंगे, उन जिनको वो अचीव करेंगे उसको एस्टैब्लिश करना। तो पहले पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म जनरल हो गया, फिर थोड़े और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, फिर थोड़ा और स्पेसिफिक इंडिविजुअल के टारगेट्स हो गए। समझ रहे हो? मतलब पहले सारा जनरल, फिर थोड़ा स्पेसिफिक, फिर और बिल्कुल स्पेसिफिक। ये हमारा पूरा गोल सेटिंग हो गया। इसके बाद जो आता है दैट इज एस्टैब्लिशिंग एक्शन प्लान। अब देखो, एक्शन प्लान यानी कि जो अभी हमने गोल सेट किए उसको अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शंस हमें लेने पड़ेंगे, वो हमारा प्लान उस चीज़ का, ये हमारा एक्शन प्लान है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो एक्शन प्लान में क्या क्या चीज़ होती है, अभी जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ लगेंगी वो डिसाइड करना। तो रीडिंग लेते हैं, डिटरमाइन द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कि जो एक्टिविटीज़ करनी है उसको पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। अब जो जो करना पड़ेगा उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, सामान क्या लाना पड़ेगा वो डिसाइड करना। फिर उन एक्टिविटीज़ में जो रिलेशनशिप्स रहेंगे कि हाँ इसका काम इस वाले डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहा है, इसका काम इससे रिलेट कर रहा है, तो उनमें कोऑर्डिनेशन आनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो ना कि हाँ वो बैठा रहे क्योंकि किसी और की वजह से वो काम रुक जाए। तो ऐसा भी ना हो कि किसी और की वजह से वो काम रुक जाए, इसलिए कोऑर्डिनेशन में चलना ज़रूरी है। इसलिए जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनका भी ध्यान रखना ताकि उनकी वजह से हमारा डिले ना हो।
फिर सीक्वेंस एक्टिविटीज़ का डिसाइड करना ताकि पता चले कि हाँ पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये इस डेट को शुरू, ये इस डेट को ख़त्म, फिर नेक्स्ट डेट से ये शुरू, नेक्स्ट डेट पे ये ख़त्म। ऐसे आपने सीक्वेंस डिसाइड कर लिया। देन प्रायोरिटी डिसाइड करा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है तो ये प्रायोरिटी बेस्ड वर्क पहले होना चाहिए, फिर ये थोड़ा बाद में भी चल जाएगा, ये बिल्कुल ना भी हो तो भी चल जाएगा। तो प्रायोरिटी सेट करते हैं ताकि उस हिसाब से हमारा एक्शन प्लान एक पूरा डेवलप हो जाए और उसके बेसिस पे सब जो है वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्शन प्लान डिसाइड किए, अभी तक हमने काम नहीं शुरू किया। अभी तक पहले सिर्फ पूरे ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करे, फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक्शन प्लान बना अभी भी प्लान है, इम्प्लीमेंट करना बाकी है। इम्प्लीमेंट करेंगे थर्ड स्टेप में, इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स वाला। ठीक है, इसमें हमने इम्प्लीमेंट करना है, यानी एक्शन प्लान आर पुट इनटू ऑपरेशन। इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। पहला आता है डायग्नोसिस, कि जो एक्शन प्लान है उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे हम कि ओके इसको ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं, तो प्रॉपर उसका डायग्नोसिस होता है। देन प्रिपरेशन, तैयारी करनी होती है कि हाँ कोई सामान सारा इकट्ठा कर लो, सारे लोग इकट्ठे कर लो, जो भी तैयारी करनी है कर लो। उसके बाद एग्जीक्यूशन पे आना कि जो एक्चुअल काम है वो एग्जीक्यूट करना है, अब हमने पूरा करना है उसको। तो इम्प्लीमेंटेशन में पहले डायग्नोसिस, फिर प्रिपरेशन, फिर जाके एग्जीक्यूशन होगा उसका। उसके बाद आता है पीरियोडिक रिव्यू। ये है मेन जो एमबीओ चीज़ जो है थोड़ा डिफरेंशिएट करती है नॉर्मल, क्योंकि आप सोचोगे यार ये तो पहले भी होता ही है, बट एमबीओ में ऐसा अलग क्या है। तो ये देखो पीरियोडिक रिव्यू याद है थोड़ा बहुत, तो ये आपका कंट्रोलिंग से रिलेट करता है। लेकिन यहाँ पीरियोडिक रिव्यू की बात हो रही है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे सुपीरियर सबॉर्डिनेट का जो मिलके उन्होंने बनाया कि ये टारगेट्स मुझे अचीव करने हैं, वो टारगेट्स को एज अ चेक पॉइंट्स लेते हो। समझ रहे हो, चेक पॉइंट समझ गए ना, कि ये मेरा पूरा टारगेट है, तो चेक पॉइंट्स बना लिए कि ये 3 स्टेजेस पे मेरा चेक होगा काम। जब मैं यहाँ से यहाँ पूरा काम कर रहा हूँगा तो मेरा 3 स्टेजेस पे काम चेक होगा, कि जब मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा फिर एक बार चेक रिव्यू होगा, यहाँ पे रिव्यू होगा मेरा काम कि क्या सारा काम अभी तक जो किया वो ठीक चल रहा है, कोई और इम्प्रूवमेंट तो नहीं कर सकते, कुछ गलती है क्या है कुछ, वो सब चेक होगा यहाँ पे। रिव्यू, पीरियोडिक रिव्यू, यानी टाइम टू टाइम रिव्यू होगा। ये नहीं है कि पूरा काम हो गया फिर जाके रिव्यू हो रहा है, नहीं, टुकड़ों में पहले बीच बीच में टाइमली पीरियोडिकली रिव्यू होगा, ताकि कोई गलती है या कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप है वो उसी टाइम पे सही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यू, फिर जब यहाँ से यहाँ आएंगे फिर दोबारा से रिव्यू, फिर जब यहाँ से यहाँ आएंगे फिर दोबारा से रिव्यू। तो यहाँ पीरियोडिक रिव्यूज़ हो रहे हैं ताकि अलग अलग जो स्टेजेस हैं उस पे काम का जो इम्प्रूवमेंट का लेवल है वो मैच कर सकें, और कोई स्कोप है इम्प्रूवमेंट का वो भी चेक कर सकें। तो ये हमारा पीरियोडिक रिव्यू हुआ। उसके बाद जो आता है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल या इवैल्यूएशन। इसको समझो, अभी तक हमने काम को इवैल्यूएट करा, अप्रेजल का मतलब इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने काम को इवैल्यूएट किया था कि कितना काम हो गया, काम और अच्छे से हो सकता है या नहीं, ठीक है। फिफ्थ जो स्टेप, ये जो स्टेज है प्रोसेस में एमबीओ के, उसमें हम जो काम वो कर रहा था इंसान, उस इंसान का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। उस इंसान का इवैल्यूएशन होता है कि क्या उसने सही किया, कितनी उसने खुद की क्रिएटिविटी लगाई, कितना अच्छे से किया, कितना टाइमली किया, वो सब उसका रिपोर्ट कार्ड पूरा बन जाता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल में इवैल्यूएशन होता है उसके खुद के काम का, यानी कि हम इंसान को इवैल्यूएट कर रहे हैं। ये बेसिकली इंसान का इवैल्यूएशन उसके परफॉर्मेंस पे ही बेस्ड होता है, राइट। सो एक पर्टिकुलर इंसान का परफॉर्मेंस अगर हम अप्रेजल उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो वो 5th स्टेज में है। पीरियोडिक रिव्यू में तो हमने बस जो काम एक्चुअल हो रहा था बस उसको स्टेजेस में चेक किया कि काम सही हो रहा है, यानी उसमें इंसान का कुछ वो लेना देना नहीं है। यहाँ 5th वाले में इंसान का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड बनता है कि हाँ इसने ये काम अच्छे से किया था। तो यहाँ पे पूरा ये प्रोसेस ऑफ एमबीओ आता है आपका, 5 स्टेजेस में ये पूरा हुआ। अब हम बेसिकली इसका डेफिनेशन, फीचर्स जो भी समझेंगे वो ईजी रहेगा समझना, क्योंकि हमें पता है कि एमबीओ में क्या किया। तो एक जिस्ट में मैं अगर बताऊं, एमबीओ में हमने पहले गोल सेट किया, फिर उसको कैसे अचीव करना है उसके लिए एक्शन प्लान बनाया, फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया, फिर पीरियोडिकली रिव्यू करते रहे कि वो प्लान सही तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। उसके बाद जिसने वो काम किया उसका इवैल्यूएशन होता है, जिसको परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो देखो क्या लिखा है, प्रोसेस इन विच सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि इजी रहे पढ़ना आपको। प्रोसेस इन विच सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट मैनेजर्स जॉइंटली आइडेंटिफाई, देखो वही चीज़ आई जो मैंने बताई थी, मिल के गोल्स बनाना, जॉइंटली आइडेंटिफाई कॉमन गोल्स, दोनों का एक कॉमन गोल, फिर डिफाइन करना मेजर एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वो डिफाइन करना, एंड यूज दीज मेजर्स एज गाइड्स फॉर ऑपरेटिंग द यूनिट, उसके बेसिस पे काम को पूरा करना, जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग काम को ऑपरेशन उसका पूरा कंप्लीट करना,
एंड असेसिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द मेंबर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर आपको याद हो अभी मैंने बताया परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये, और कुछ नहीं है ना। अभी जो बताया था परफॉर्मेंस अप्रेजल कि मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन असेस करना कि हाँ किसने कितना काम किया है, सही किया है या नहीं वो। अब देखो यहाँ पे लिखे मैंने आगे अदर नेम्स ऑफ एमबीए, ये क्यों ज़रूरी है। देखो बाई चांस मान लो वो एमबीओ नहीं पूछ रहा, आपको बोल रहा है व्हाट इज़ मैनेजमेंट बाय मोटिवेशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट बाय मोटिवेशन। तो आप समझोगे ये क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन मान लो 10 नंबर का आ गया, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये अदर नेम्स समझ के जाने हैं कि क्यों है क्या है, ताकि अगर इन पे क्वेश्चन आ रहा है अदर नेम, कई बार हो सकता है वो पेपर में एमबीओ ना लिख के कोई और वर्ड दे दे जो कि है एमबीओ का ही दूसरा नाम, तो इसलिए एमबीओ के दूसरे नाम पता होने चाहिए। मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स, अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट, वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू, गोल्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एंड सेल्फ कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय मोटिवेशन एंड PRIDE, प्राइड, परफॉर्मेंस रिजल्ट्स एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट इवैल्यूएशन। ये सारे जो हैं इसके अदर नेम्स हैं, ये आपको किसी तरीके से बस ध्यान ही रखने पड़ेंगे, मैं इसमें समझा कुछ सकता नहीं हूँ जब तक ये आपको एटलीस्ट मैंने लिख इसीलिए लिए हैं ताकि एक बार नोट्स में रहेंगे, आपको दिमाग में तो रहेगा कि हाँ बाई चांस अगर वो दूसरा नाम दे भी देता है आपके दिमाग में रहेगा बैक ऑफ द माइंड कि हो सकता है ये अदर नेम ऑफ एमबीओ हो, तो आप सही वो लिखाओगे। एक बार रीडिंग ले लेना, अपने आप बैठ जाएगा दिमाग में। इसके बाद हम जो चीज़ करेंगे दैट इज़ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। देखो बहुत सिंपल है, जो अभी तक हमने प्रोसेस पढ़ा है ना वही चीज़ है और कुछ नहीं है। देखो पहला है गोल ओरिएंटेशन, अभी मैंने बताया दोनों ने गोल्स तो बनाए हैं, तो ऑब्वियसली गोल ओरिएंटेशन मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स में होता है। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, आपको ध्यान है मैंने बताया था सुपीरियर और सबॉर्डिनेट जो है वो जॉइंटली जो है वो कॉमन गोल्स बनाते हैं, है ना। तो जो गोल्स बनाए वो मिलके बनाए, तो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में, सबका पार्टिसिपेशन है, इसलिए पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। की रिजल्ट या प्रायोरिटी एरियाज, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में जो आप काम करते हो वो मेन प्रायोरिटी एरियाज पे करते हो। मैंने आपको बताया ना, आप एक प्रायोरिटी सेट करते हो कि ये काम ज़्यादा ज़रूरी है इसको करना है, उसके अकॉर्डिंग जो ज़रूरी काम है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो। की रिजल्ट जो एरियाज हैं, की रिजल्ट एरियाज को आप शॉर्ट फॉर्म में KRAs बोलते हो, KRAs की रिजल्ट एरियाज, यानी कि जो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला है उसको पहले करो और उस पर ज़्यादा ध्यान दो, कि रिजल्ट एरिया, क्योंकि वो प्रायोरिटी है। नीचे अभी प्रायोरिटी की बात जो मैंने बताई थी वही सेम चीज़। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड मटेरियल रिसोर्सेज, वही कि अगर आप रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहे हो वो एफिशिएंट और अगेन उसका यूज़ ऑप्टिमम होना चाहिए, यानी कि कोई वेस्टेज ना हो, ये ना हो ना, तो ये भी एक इसका फीचर। सिंप्लिसिटी एंड डायनेमिज्म, यानी कि क्यों बोलते हैं एमबीओ को सिंपल और डायनामिक। डायनामिक मैंने अभी बता रखा है पहले भी कि कभी भी डायनामिक आए इसका मतलब कि वो अडेप्ट कर सकते हो आप, तो एमबीओ भी यही है, आप सिचुएशन के हिसाब से कैसे कितना पार्टिसिपेशन रखना है, क्योंकि देखो हर चीज़ अडेप्ट करे जानी चाहिए बेसिकली, टाइम के साथ मान लो कुछ चेंजेस लाने ज़रूरी हैं तो आप वो इंट्रोड्यूस करोगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी एंड डायनेमिज्म का मतलब कि वो डायनेमिक रेंज है उसकी, काकि सब मैनेजर्स सब लेवल्स पे किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में एमबीओ जो है वो अप्लाई हो जाता है। इवन आप एक छोटी सी ग्रॉसरी शॉप भी है उसमें भी आप कर सकते हो कि एमबीओ होना चाहिए, कि सारे मिल के, इवन जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो एक्चुअल ओनर है वो दोनों सब मिलके बैठ के डिसाइड करते हैं कि हाँ, क्योंकि देखो एम्प्लॉयज़ को पता है, मान लो ग्रॉसरी शॉप पे कोई एम्प्लॉई है उसको पता है कस्टमर क्या डिमांड करता है, उसे पता है कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, उसे पता है कि कस्टमर को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, किस चीज़ को कस्टमर को देख के प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी पे एक्चुअल वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो ओनर है उसे कंपनी के बारे में, जो चला रहा है ग्रॉसरी स्टोर, उसके बारे में पता है कि हाँ कितना प्रॉफिट आता है, किस चीज़ से कितना फ़ायदा होता है, एक्चुअल कैसे रन कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन ओनर के पास है। तो जब वो दोनों मिलके गोल्स आइडेंटिफाई करेंगे तो अच्छे बनेंगे ऑब्वियसली, तो इसलिए सब मैनेजर्स पे अप्लाई होता है। फिर है मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी मेंबर्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग है इसका मतलब डिसीजन सबने मिलके बनाया है। तो अब उस डिसीजन पे काम करके अगर काम सही नहीं होता, इसका मतलब कि सबने जो मिलके काम वो डिसाइड किया वो सही नहीं है। तो यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे दो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, समझना इसको क्या होता है। ये एक टर्म है क्रेडिट ग्रैबिंग, ये आपका आगे भी आएगा एक इसी एमबीए में, एमबीए कह रहा हूँ एमपीए में, क्रेडिट ग्रैबिंग, और एक होता है बक पासिंग। ये क्या होता है समझो,
क्रेडिट ग्रैबिंग का मतलब कि मान लो पूरा एक ग्रुप है, सबने मिलके कोई काम किया, लेकिन एट द एंड किसी एक ने बोला कि हाँ आइडिया तो मेरा था। ये क्या होगा? क्रेडिट ग्रैबिंग, कि क्रेडिट मैंने ले लिया, मैंने क्रेडिट ग्रैब कर लिया, इसे बोलते हैं क्रेडिट ग्रैबिंग। एक होता है बक पासिंग, मिलके किसी टीम ने कुछ डिसीजन लिया और वो डिसीजन गलत हो गया, तो सारे एक दूसरे पे थोपने लग जाते हैं कि हाँ अरे इसने बोला था इस वजह से ये हो गया, अरे ये इसने गलत डिसीजन लिया था, अरे इसने ये नहीं किया इसलिए गलत हो गया। सारे एक दूसरे पे पासा पलटते रहते हैं कि उसकी वजह से उसकी वजह से, इसे बोलते हैं बक पासिंग। तो क्योंकि एमबीओ में हमने मिलके पार्टिसिपेटिव डिसीजन किया था, तो कोई भी ये नहीं बोल पाएगा कि इसकी वजह से गलती हुई, या कोई भी ये नहीं बोल पाएगा कि मेरी वजह से सही हुआ। यानी कि ना बक पासिंग होगी, ना क्रेडिट ग्रैबिंग होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब डिसीजन मिलके बना है तो सब ने पार्टिसिपेशन उसमें लिया है, तो कोई भी क्रेडिट ग्रैब नहीं कर पाएगा, कोई भी बक पासिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि एट द एंड पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग था, डिसीजन सब ने मिलके लिया था, सबके आइडियाज कंसिडर हुए थे। तो यहाँ पे मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी है कि हर मेंबर अकाउंटेबल है कि जो उसने बोला है कि तूने ये डिसीजन लिया तो सबके सामने दिया है, तू अकाउंटेबल है उस अपने डिसीजन के लिए, क्योंकि सब देख रहे हैं, सबके सामने है कि हाँ तूने ये डिसीजन लिया। तो ये मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि सबने मल्टीपल जो है लोग थे उसमें बैठ के सबने ये डिसीजन लिया था, क्योंकि पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग था। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव या टोटल अप्रोच, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा एक थ्योरी है एमबीओ का, ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया कि कैसे मैनेजमेंट में सबने मिलके वो गोल्स बनाने हैं, कैसे अचीव करना है, कैसे रिव्यू करना है, फिर कैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिव्यू होगा, तो सब कुछ आ गया है। तो इट्स अ टोटल अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक और ह्यूमन दोनों डायमेंशंस को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। इसको समझो कि ये क्या बोल रहा है। इकोनॉमिक और ह्यूमन डायमेंशंस को इक्वल इंपॉर्टेंस का मतलब, यहाँ पे इकोनॉमिक डायमेंशन क्या थी कि गोल जो है अचीव होना चाहिए, जैसे मैंने बताया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। तो ये सब क्या है कि गोल अचीव हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, यानी इकोनॉमिक डायमेंशन आ गया। और ह्यूमन डायमेंशन भी आ गया, क्योंकि पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग था, सबने मिलके कोऑर्डिनेशन में काम किया, एंड देन फिर वही क्रेडिट ग्रैबिंग बक पासिंग नहीं हुआ, तो ये सब ह्यूमन एलिमेंट्स आ गए। तो क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट्स आ गए एमबीओ में, इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव या टोटल अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम करेंगे दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमबीओ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमबीओ में बहुत ध्यान से समझना। देखो फीचर्स अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब बेसिकली कि क्या एम था आपका, एमबीओ को हमने क्यों मतलब करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इनसे। एक तो परफॉर्मेंस जज करने के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस मैंने अभी बताया पीरियोडिक रिव्यूज़ होते हैं और परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं। तो पीरियोडिक रिव्यूज़ प्लस परफॉर्मेंस अप्रेजल, इनकी वजह से अप्रेजल, इनकी वजह से मैं बोलता हूँ कि जज होती है परफॉर्मेंस, कि हाँ इतना मेजर हो गया, तो जो परफॉर्मेंस है वो मेजर भी कर पाओगे, आप जज कर पाओगे कि हाँ कितनी अच्छी हो रही है, कितनी अच्छी नहीं हो रही है। देन टू रिलेट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, क्योंकि दोनों सब ने मिलके, इंडिविजुअल्स ने मिलके गोल बनाया, फिर उसको अचीव किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैंने बताया था ना गोल सेटिंग में पहले ऑर्गेनाइजेशन का होता है, फिर डिपार्टमेंट का होता है, फिर इंडिविजुअल का होता है। तो इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलेट हो पाया, तो इसीलिए रिलेट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। क्लैरिफाई बोथ द जॉब टू बी डन एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ये वही है पीरियोडिक रिव्यू वाली बात है यहाँ पे, कि जब पीरियोडिक रिव्यू कर रहे हो तो आप किसके हिसाब से करते हो, जो प्लान बना है उसके हिसाब से ना। तो क्योंकि प्लान जो है वो एक्सपेक्टेशन है, और जो एक्चुअल पीरियोडिक रिव्यू है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाएगा, तो आप पता लगा पाओगे कि काम क्या करना था और एक्सपेक्टेशन क्या थी। देन फॉस्टर इंक्रीजिंग कॉम्पिटेंस एंड ग्रोथ ऑफ सबॉर्डिनेट्स। देखो आजकल सारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो वैसे नहीं है कि वो बस ऑर्डर लेंगे और काम कर लेंगे, क्योंकि आजकल वो भी बहुत कॉम्पिटेंट हैं, उनमें बहुत नॉलेज है। हम सिर्फ उन्हें ऑर्डर्स देके नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हाँ बस वो हमारी बातें मानेंगे और जी हुजूरी करेंगे, वो सब नहीं होता आजकल। इसलिए आजकल एमबीओ ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहे हैं, क्योंकि एमबीओ में हम उनको भी तो फिर वो लेते हैं ना उसमें कि हाँ आप भी आइडियाज़ दो। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग यही है, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग जो था वो इसी का वो है कि क्यों हम पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, क्यों सबॉर्डिनेट से पूछना है, अपने ऑर्डर दो और काम कराओ, नहीं। क्योंकि आजकल सबॉर्डिनेट भी बहुत अच्छा आइडियाज़ देते हैं, वो भी बहुत इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, वो भी दे हैव ग्रेट पोटेंशियल, ग्रेट आइडियाज़, क्रिएटिविटी, इनोवेशन बहुत होती है उनमें। तो इसलिए पार्टिसिपेटिव करते हैं, तो इसलिए एमबीओ आजकल ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं। टू एनहांस कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ऑब्वियसली दोनों मिलकर अगर गोल बना रहे हैं, तो पहले अगर मान लो सिर्फ ऑर्डर दिया करता था तो कम्युनिकेशन इतना नहीं होता था अच्छा, लेकिन अब मिलकर गोल बना रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज डिसाइड कर रहे हैं, सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन भी एक बेटर होता है। देन सर्व एज द जजमेंट फॉर सैलरी एंड प्रमोशन, ये क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल।
परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी जब आप परफॉर्मेंस किसी की इवैल्यूएट करोगे, आपको पता लगेगा ना कि यार ये एम्प्लॉय तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इसको मैं पक्का सैलरी की हाइक दूंगा, बढ़ाऊंगा इसकी सैलरी या इसको प्रमोशन दूंगा। किसके बेसिस पे डिसाइड किया? परफॉर्मेंस अप्रेजल समझ रहे हो ना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की सब हर एक एम्प्लॉय का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड कि हाँ उसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जिस हिसाब से रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से आपको अगली क्लास में प्रमोट किया जाता था, वैसे ही एम्प्लॉय का भी एक रिपोर्ट कार्ड है जिससे परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं, जिसके बेसिस पे उसको आगे प्रमोशन या सैलरी हाइक्स मिलती हैं। ठीक है, या मे बी निकाला भी जा सकता है, वैसे निकालना नहीं चाहिए या एटलीस्ट उसे ट्रेनिंग देनी चाहिए, बट वो भी तभी पता लग पाएगा ना जब तक आप इवैल्यूएशन ही नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा एम्प्लॉय के बारे में। स्टिम्युलेट सबॉर्डिनेट मोटिवेशन, ये इसी पॉइंट से रिलेट करता है कि आजकल जो सबॉर्डिनेट है उसकी मोटिवेशन फैक्टर यही है कि हाँ देखो यार उसने मेरा आइडिया चूज़ किया, मैंने भी पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग के टाइम ये आइडिया दिया था, उसने मेरा आइडिया चूज़ किया, तो वो अंदर से मोटिवेटेड फील करेगा ना यार कि हाँ यार उसने मेरा आइडिया अचीव वो किया, तो मुझे रिकग्निशन मिली, मेरी प्रेज करी उसने, तो ये एक तरह से सबॉर्डिनेट के लिए मोटिवेशन फैक्टर बन जाता है। देन सर्व एज द डिवाइस फॉर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन से रिलेट कर रहे हो आपकी कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आप एमबीओ में बनाते हो कि हाँ एटलीस्ट सब काम जो है कंप्लीट हो, तभी वो एक्टिविटीज़ जो है आपके ऑपरेशन पूरा कंप्लीट होगा। प्लस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल का एक डिवाइस बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन पीरियोडिक रिव्यूज़ होते हैं, इसी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग में हेल्प हुआ ना। ऑब्वियसली जब आप पीरियोडिक रिव्यू कर रहे हो दैट इज कंट्रोलिंग, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोलिंग जो है वो बेटर हुआ क्योंकि आपने पीरियोडिक रिव्यू किया एमबीओ फॉलो करते टाइम। तो ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स थे। देखो यहाँ पे एक ही पॉइंट जैसे पीरियोडिक रिव्यूज से 2-3 जो ऑब्जेक्टिव्स निकल के आए, तो वो सही है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, आप अलग अलग बना सकते हो, पॉइंट क्योंकि अलग है, वो उसका अलग सोर्स चाहे एक ही है, पीरियोडिक रिव्यू, परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि ऑब्वियसली एमबीओ में तो वही चीज़ें हैं, उसी से निकल के जो ऑब्जेक्टिव्स आने हैं आपने वही बताने। तो ये मैंने 8 बता रखे हैं, ये आप समझ लेना। इसके साथ बाकी का अभी हम आगे करते हैं। मैं प्यास लगी, पानी पी लूँ।